आज पूरा मिडल आग में जल रहा है। यहाँ कॉन्फ्लिक्ट का बाजार इतना गर्म है कि कभी इजराइल को लेकर तो कभी लेबनान, सीरिया, हुतीज और हमास को लेकर वायलेंस की खबरें आती हैं। और इन सब में जानते हैं एक नाम बहुत कॉमन है, ईरान। ये देश न केवल इजराइल और अमेरिका के लिए सरदर्द बना हुआ है, बल्कि कहीं ना कहीं बाकी अरब देशों की कमजोरियों की चाबी भी ईरान के हाथ में है। अब चाहे तो ये सब देश मिलकर ईरान को अच्छे से सबक सिखा सकते हैं और उस पर हमला कर सकते हैं, लेकिन आज भी ऐसा करने की हिम्मत किसी सुपर पावर में नहीं है। खुद इतिहास बताता है कि ऐसी कोई सुपर पावर नहीं है जिससे ईरान ने पंगा ना लिया हो। लेकिन कमाल की बात तो यह है कि इतने कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद भी ईरान को आज तक कोई नहीं जीत पाया। रशिया, अरब, अमेरिका से लेकर मंगोल, तुर्क और रोमन्स तक हर साम्राज्य और देश ने इस देश को कभी ना कभी अपना बनाने की कोशिश की है। खुद आज ही देखें तो दुनिया भर के सैंक्शंस लगाकर अमेरिका ने ईरान को तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन कमाल है कि ईरान फिर भी आंख में आंख डालकर इतनी बड़ी सुपर पावर के खिलाफ खड़ा है। ऐसे में सवाल आता है साहब कि आखिर ऐसा क्यों? आखिर वो क्या रीजंस हैं जो ईरान को दुनिया की सभी सुपर पावर के ऊपर जीत दिलाती है? क्यों ईरान को हराना किसी भी महाशक्ति के लिए इम्पॉसिबल सा टास्क है? और क्या यही रीजन है कि इतने कॉन्फ्लिक्ट के बाद भी इजराइल ईरान को अभी तक चुप नहीं करा पाया? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। ईरान, ये नाम और देश दुनिया के नक्शे पर यहाँ बसा हुआ है। इसकी लोकेशन को अगर आप नोटिस करें तो ये एक ऐसा देश है जो अफ्रीका, यूरोप और रशिया को कनेक्ट करने का रास्ता बनाता है। और शायद यही वजह भी है कि ईरान हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट्स में फंसा रहा है। ना तो किसी सुपर पावर से इस देश की बनी है और ना ही पड़ोसियों से। कुल मिलाकर इसकी ज्योग्राफी उन कुछ रीजन्स में से एक है जिसकी वजह से कोई देश इस पर अपना इन्फ्लुएंस नहीं बना पाया है। ईरान की ज्योग्राफी को अगर आज हम क्लोजली देखें तो मॉडर्न ईरान 7 कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसमें ईस्टर्न साइड पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इसके पड़ोसी देश हैं, तो वेस्टर्न साइड पर इराक, तुर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ इसके बॉर्डर लगते हैं। इसके अलावा 3 समुद्र का एक्सेस भी इसके पास है। सबसे इंपॉर्टेंट तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एक्सेस इसे जियोपॉलिटिकली एक बिगर प्लेयर बनाता है। वहीं लैंड पर अगर नजर घुमाएं तो इस देश के दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से में बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस हैं। इन पहाड़ों को ज़ाग्रोस माउंटेन रेंजेस का नाम से जाना भी जाता है। ये ईरान की कोस्टलाइन से लेकर इराक और ऊपर तुर्की तक फैली हुई हैं। और अच्छी बात तो यह है साहब कि जिस तरह हिमालय की मौजूदगी चाइना से भारत की प्रोटेक्शन करती है, उसी तरह से ये पहाड़ ईरान को अच्छी खासी प्रोटेक्शन देते हैं और पड़ोसी देश इराक और तुर्की के इन्वेजन से बचाते हैं। जाहिर है इनके चलते एक साइड से तो ईरान की प्रोटेक्शन मिल ही जाती है। तभी तो 1980 में जब इराक ने ईरान पर हमला करने का प्लान भी बनाया था तो वो इसमें बुरी तरह से फेल हो गया था। इराक ये सोच रहा था कि इन पथरीले रास्तों को पार करके पहले वो ईरान के ऑयल रिजर्व को कब्जे में लेगा और उसके बाद उसके शहरों को अपना बनाएगा। लेकिन जो भी उन्होंने सोचा हुआ उसके उल्टा ही। इराक ने अपनी जी जान और एडवांस वेपन तक लगा दिए, लेकिन 2 सालों तक लड़ने के बाद भी इराक इन सख्त पहाड़ियों को पार नहीं कर पाया। और रिजल्ट ये निकला कि ईरान की आर्मी ने इराक को इन पहाड़ियों से ही पीछे खदेड़ दिया और हारी हुई बाजी तक को जीत लिया। अगर आप सोच रहे हैं कि इराक ने ये अटैक ईरान पर किया ही क्यों था, तो जनाब तब ईरान में इरानियन रिवॉल्यूशन काफी जोरों पर था और बाकी अरब देशों को ये डर था कि कहीं इस रिवॉल्यूशन की हवा दूसरे देशों तक ना पहुंच जाए, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया। खैर, आखिरकार रिजल्ट ये निकला कि 8 साल बाद ये वॉर बिना किसी परिणाम के खत्म हुई, लेकिन इससे ये जरूर प्रूफ हो गया कि ईरान की पहाड़ियों की सिक्योरिटी को तोड़ पाना नामुमकिन सा है। वहीं बात अब ईरान के बाकी साइड की ज्योग्राफी की करें तो इसके नॉर्थ में कैस्पियन सी है और साथ में ही अल्बोर्स माउंटेन रेंज लगती है जो इसे नॉर्दर्न साइड से प्रोटेक्शन देती है। साथ ही इन पहाड़ियों के चलते ईरान को यूरेनियम, सिल्वर, गोल्ड और जिंक जैसे कई रिसोर्सेज भी मिलते हैं। शायद आप ना जानते हो, लेकिन ईरान के पास दुनिया के सबसे बड़े जिंक के रिजर्वर्स हैं। वहीं बात करें तीसरी साइड की तो यहाँ भी ईरान समुद्र से घिरा है और इम्पोर्टेंट ये है साहब कि यहाँ पर्शियन गल्फ के पास ईरान के बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं
जहां से इस देश को सबसे बड़ा मुनाफा होता है। आलम तो यह है कि आज ईरान के पास दुनिया के 10% ऑयल रिजर्व्स और 15% गैस रिजर्व्स हैं। इसके अलावा एक 2500 किलोमीटर कोस्ट लाइन भी ईरान को प्रोटेक्शन देती है। कुल मिलाकर इतनी अच्छी नेचुरल प्रोटेक्शन के चलते भी इस देश को हराना आसान नहीं है। कमाल की बात तो यह है कि इस ज्योग्राफी से प्रोटेक्शन ही नहीं बल्कि दुनिया भर का फायदा भी ईरान को मिलता है। तभी तो लाखों सैंक्शंस के बाद भी इस देश की इकोनॉमी सस्टेन कर पाती है। अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे, तो ईरान की कोस्ट लाइन 2 समुद्रों के बीच डिवाइडेड है। इसमें बंदर अब्बास ईरान का सबसे बड़ा सीपोर्ट है और ये दुनिया के एक बहुत बड़े चोक पॉइंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। ये पॉइंट ही एक वो ताकत है जो आज ईरान को सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल लेवरेज भी देती है। अगर किसी भी रीजन से ईरान अगर अपनी नेवी के जरिए ये पॉइंट ब्लॉक कर दे तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। साथ ही पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई भी रुक सकती है, क्योंकि दुनिया की 15% एनर्जी सप्लाई आज इसी रूट पर डिपेंडेंट है और यहीं से गुजरकर ज्यादातर एशियन और यूरोप और अफ्रीकन देशों के पास एनर्जी की सप्लाई पहुंचती है। इन सब के बाद भी अगर कोई ईरान में घुस भी जाता है तो यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा बैरियर ईरान में मौजूद 2 खतरनाक रेगिस्तान है। यहाँ टेम्परेचर इतना हाई रहता है साहब कि साल 2005 में इसे 70 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। ऐसे में सोचिए आज तापमान किस हद तक बढ़ सकता है। इससे तो जाहिर है कि इतनी टफ ज्योग्राफी के चलते ही ईरान को अपना बनाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और कई देशों ने ऐसा करने की सोची भी नहीं है कभी। खैर, इसके अलावा जो दूसरी चीज ईरान को इतना पावरफुल बनाती है वो उसकी जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। ग्लोबल लेवल पर जिस तरह से आज ईरान का इन्फ्लुएंस है वो काबिले तारीफ है, लेकिन ये ऐसे ही नहीं आया है। इसमें एक हाथ इसकी डेमोग्राफी का भी है। दरअसल ईरान की पॉपुलेशन तकरीबन 9 करोड़ है और इसमें से भी 95% लोग ऐसे हैं जो शिया मुस्लिम हैं, जबकि बाकी बचे 5% में से दूसरे धर्म के लोग रहते हैं। ईरान में खास बात तो ये भी है कि इन शिया मुस्लिमों की आबादी में एक ही कल्चर को फॉलो करने वाले लोग नहीं है, बल्कि 62% लोग ऐसे हैं जो पर्शियन हैं, जबकि 10% कुर्द और बाकी 12% बलोच, अरब और तुर्क हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि मुस्लिम होने की वजह से इस देश को बाकी मुस्लिम देशों से क्या दिक्कत हो सकती है, तो आप सरासर गलत हैं। दरअसल ईरान की अरब देश और अपने पड़ोसियों से ना बनने की एक वजह यह भी है कि इराक से लेकर बाकी अरब देशों में 95% आबादी सुन्नी मुस्लिम की ही रहती है और ये जो कल्चर फॉलो करते हैं वो ईरान में फॉलो होने वाले कल्चर से काफी अलग है। यहाँ ईरान में जहाँ पर्शियन भाषा मेजॉरिटी में बोली जाती है, वहीं बाकी मिडिल ईस्ट देश अरबी बोलते हैं और ईरान वो देश है जो ना तो अपने आप को अरबी देशों में जोड़ता है और ना ही इन मुस्लिम देशों के लिस्ट में अपने आप को गिनता है। ये अपनी आइडेंटिटी को सबसे अलग रखता है। अब इतनी डाइवर्सिटी इस अकेले मुस्लिम कंट्री में होने के पीछे एक वजह ये भी है कि 1979 की शिया रेवोल्यूशन से पहले ईरान एक लिबरल कंट्री था और तब अमेरिका ईरान का दुश्मन नहीं बल्कि सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था। करीबी इतनी ज्यादा थी साहब कि दोनों अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग अलाय मानते थे और जितनी मोहब्बत आज अमेरिका इजराइल के लिए दिखाता है वही प्यार कभी ईरान के लिए भी था। आलम तो ये था कि अमेरिका ईरान को मिलिट्री जेट्स तक सप्लाई किया करता था। दोनों देशों के बीच इकोनॉमिकली, मिलिट्रीली और डिफेंस के माध्यम से काफी करीबी ट्रेड होता था। किसी को नहीं लगता था कि ये रिश्ते बिगड़ सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ बदल गया तब जब एक नए लीडर ने ईरान की पॉलिटिक्स में कदम रखा। ये थे इमाम खुमैनी, वो लीडर जो न केवल अलग सोच रखते थे बल्कि उनके आने के बाद ईरान के लिए बहुत कुछ बदल गया। अपनी पॉलिसी, स्ट्रैटेजी और एक्शन से उन्होंने मिडिल ईस्ट के पूरे डायनेमिक्स बदल दिए और सभी मुस्लिम देशों में जंग की ऐसी आग लगा दी जो आज तक बुझने को तैयार नहीं है। अमेरिका खुद नहीं जानता कि इसका सॉल्यूशन क्या है, लेकिन 40 सालों से वो ईरान के खिलाफ एक दुश्मन की तरह लड़ रहा है और ये सब की शुरुआत हुई तब से जब ईरान ने इजराइल के खिलाफ जाने का फैसला कर लिया। दरअसल आपको ये जानकर हैरत होगी कि 1979 से पहले ईरान और इजराइल के आपस में बहुत अच्छे रिलेशंस थे। इनफैक्ट 1948 में ईरान इजराइल को एक्सेप्ट करने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री था। ऐसा भी लगता था कि धीरे धीरे शायद पूरा मिडिल ईस्ट इजराइल को एक्सेप्ट कर ले, लेकिन इमाम खुमैनी ने आते ही ये सब कुछ बदल दिया। उनके दिल में फिलिस्तीन के लिए अपनी हमदर्दी इतनी थी कि उन्होंने पैलेस्टाइन के सपोर्ट में आवाज उठाई और ऐलान किया कि अब से इजराइल ईरान का नंबर 1 एनिमी है, जिसे वो नक्शे से खत्म करके रहेगा। और इसी के चलते तेहरान ने इजराइल के साथ सारे डिप्लोमेटिक टाइज खत्म कर दिए।
इजराइल जाने वाली सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई और रातों रात तेहरान में मौजूद इजरायली एम्बेसी को पैलेस्टाइन एम्बेसी में कन्वर्ट कर दिया गया। इसका सबसे पहला नतीजा तो ये हुआ था साहब कि इजराइल के साथ साथ ईरान के अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात खराब होने शुरू हो गए। लेकिन ताल्लुकात की ये खराबी सिर्फ इजराइल और अमेरिका तक ही नहीं थी, बल्कि ईरान के इर्द गिर्द मौजूदा सारी अरब स्टेट्स भी शिया रिवॉल्यूशन के बाद अलर्ट हो चुकी थी। वो सब इस बात से बहुत गुस्सा थे कि कहीं ईरान की जो ये आइडियोलॉजी है वो धीरे धीरे अरब स्टेट्स तक में भी अपने पैर ना पसार ले और कहीं ऐसा ना हो कि इसके नतीजे में उनके किंगडम को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंच जाए। अब दरअसल ये वो वक्त था जब अरब स्टेट्स में रॉयल फैमिली या किसी लीडर की बादशाहत थी। इसी के चलते 1980 में सब अरब स्टेट्स ने मिलकर यह फैसला किया कि वो सद्दाम हुसैन को ईरान पर अटैक करने के लिए बैक करेंगे। अब अरब देशों की इन चाल से जाहिर था साहब कि ईरान को भी समझ में आ गया था कि अगर उसने सरवाइव करना है और अपने देश को बाकी मिडिल ईस्ट से बचाना है तो उसे अपने आइडिया को बाहर की दूसरी कंट्रीज तक पहुंचाना होगा, क्योंकि उसके और उसके सबसे बड़े दुश्मन इजराइल के बीच यही सारी अरब कंट्रीज हैं जो उसके सख्त खिलाफ हैं। इसलिए उसने कुछ ऐसा करना शुरू किया कि इजराइल से दूर होने के बावजूद वो उसको थ्रेट करने लगा और यहीं पर ईरान ने ऐसे सारे ग्रुप्स को सपोर्ट करना शुरू किया जो एंटी इजराइल थे। इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल ले लें तो जैसे कि पैलेस्टाइन में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह, सीरिया में फेटमियन ब्रिगेड, इराक में अल बदर और यमन में हुतीज। इस सारे नेटवर्क को द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहकर बुलाया जाने लगा। और कमाल की बात है कि आज भी इस नेटवर्क के जरिए ईरान, इजराइल और इवन अरब कंट्रीज पर प्रेशर रखता है कि वो ईरान के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले 1000 बार सोचें। इसलिए जब इजराइल ने गाजा पर हमला भी शुरू किया तो इधर लेबनान से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर मिसाइल दागनी शुरू कर दी और यहाँ यमनी हुतीज ने रेड सी से गुजरने वाले इजरायली और अमेरिकन शिप्स को ड्रोन से टारगेट करना शुरू कर दिया। ईरान की इसी प्रॉक्सी वॉरफेयर स्ट्रैटेजी ने उसे काफी डेंजरस बना दिया है। एक तरफ तो इजराइल और बाकी अरब कंट्रीज ईरान की इन हरकतों से फ्रस्ट्रेटेड हैं, वहीं इसका चाहकर भी वो कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाती हैं। अमेरिका तो कई बार ईरान पर हमला भी कर चुका है, कई सैंक्शंस भी उस पर लग चुके हैं। ईरान को इससे कई अरबों का नुकसान भी हुआ है, लेकिन ये सारी चीजें इतनी छोटी हैं कि कोई भी देश ईरान का लॉन्गर रन में कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह उसकी टेक्नोलॉजी भी है। दरअसल ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी का यहाँ जिक्र करना बहुत जरूरी है। जनवरी 2024 में जब हुतीज की तरफ से यहाँ से गुजरने वाले कंटेनर्स पर लगातार ड्रोन अटैक्स किए जा रहे थे, तब फ्रांस ने यमन के ड्रोन को गिराने के लिए $1 मिलियन वाला एस्टर 15 सरफेस टू एयर मिसाइल यूज किया था। जी हाँ, जबकि यमनी ड्रोन की कॉस्ट सिर्फ $20,000 थी। अब यहाँ यमनी हुतीज को ये सारे ड्रोन ईरान सप्लाई कर रहा है और इन ड्रोन्स की इतनी धूम मची है कि रशिया यूक्रेन के खिलाफ भी इन्हीं ईरानी ड्रोन्स को इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकन सेंट्रल कमांड की 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा और मॉडर्न बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। ईरान की सारी मिसाइल्स 2000 किलोमीटर तक अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर साहब, अगर हम ईरान की ज्योग्राफी, उसकी प्रॉक्सी स्ट्रैटेजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी को देखें तो इसके बावजूद कि ईरान पर वेस्टर्न दुनिया की सैंक्शंस हैं और इसकी इकोनॉमी ऑफिशियल ग्राउंड्स पर बहुत छोटी है, देखा जाए तो ईरान एक ऐसी कंट्री के तौर पर सामने आता है जिसके पोटेंशियल के बारे में बहुत सी चीजें किसी को पता नहीं है, चाहे वो उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम हो या उसकी प्रॉक्सी नेटवर्क्स की फंडिंग हो या फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी। ईरान के बारे में बहुत से ग्रे एरियाज हैं जिनकी वजह से वेस्टर्न कंट्रीज उस पर डायरेक्ट अटैक करने से कतराते हैं। अगर हम सिर्फ यही एक पॉइंट को देखें तो दुनिया के 2 चौक पॉइंट्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाबल मंदेब ईरान के टारगेट रेंज में है, तो यही चीज इस देश को बाकियों से काफी पावरफुल बना देती है। और अब तो रशिया और चाइना भी अनऑफिशियली ईरान को बैक कर रहे हैं। अभी हाल ही में जब हमास के लीडर इस्माइल हानिये की मौत हुई तो रशिया और चाइना भी इस मामले में ईरान को सपोर्ट करते दिखे थे। हालांकि ये सब करने के पीछे उनका जियोपॉलिटिकल गेम कुछ अलग है, लेकिन आखिरकार ये बात सिद्ध हो ही जाती है कि ईरान कोई छोटा प्लेयर नहीं है। कई मुश्किलों के बाद भी वो अमेरिका के खिलाफ खड़ा है और उसे चेक में भी रखता है। 40 साल से इतना दम तो अमेरिका भी नहीं दिखा पाया है साहब कि अफगानिस्तान की तरह वो इसको बर्बाद कर दे, और ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट है। इस बारे में अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको क्या लगता है ईरान को कैसे हराया जा सकता है, ये भी बताएं। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा।